शुरुआत राजीव डोगरा साहब मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि 24, 25 और 26 ये 3 दिन चलते हुए वॉर को हो चुके हैं, लेकिन इन 3 दिनों में कई तस्वीरें हमने देखी। लेकिन ज़ेलेंस्की की जो तस्वीरें हमने देखी, पहले वो हताश दिखे, फिर निराश दिखे और अब वो हिम्मत दिखा रहे हैं। युद्ध में आगे बढ़ रहे हैं या युद्ध समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कल ऐसा लग रहा था कि शाम तक शायद युद्ध खत्म हो जाए। पुतिन भी काफ़ी पॉजिटिव थे और सोच रहे थे कि अब जो है वो सत्ता पलटने का टाइम आ गया है। पर कुछ ऐसा हुआ है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जो भाषण दिए हैं 2-3, क्योंकि कल वो भी ये कह रहे थे मीडिया को कि अब मेरी आखिरी मुलाकात है, 5 मिनट के बाद शायद मेरे पे अटैक हो सकता है और मैं मर सकता हूँ। पर आज जो है उनमें एक नई जान आ गई है। अपने कंट्रीमैन को उन्होंने एड्रेस किया और कहा कि हर एक अब राइफल या जो भी हथियार है वो उठा ले। दूसरा, उन्होंने दुनिया को एड्रेस किया और दुनिया को एड्रेस किया अंग्रेजी भाषा में। और साथ में जो अमेरिका ने ऑफर की थी कि हम आपको इवैक्यूएट कर सकते हैं, उसका उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया कि आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ राइड, आई एम लुकिंग फॉर एमिनेशन। और ये सब का जो मिला जुला के एक और चीज़ है, कल उन्होंने ये भी कहा कि मैंने 27 नेटो के लीडर्स को फ़ोन किया और किसी ने मेरी मदद नहीं की। सो मेरे को ये लगता है कि मीडिया में, इंटरनेशनल प्रेस में और वर्ल्ड ओपिनियन में एक सडन चेंज आया, जो शुरू हो रहा था कल सुबह से ही, पर कल शाम से कुछ ज़्यादा उसका असर दिखाने देने लगा और वो उनकी गवर्नमेंट्स पे प्रेशर पड़ने लगा। तो तभी आप सुन रहे हैं कि कई देशों ने कहा है कि हम वो हथियार भेज रहे हैं, कई अपना मॉनेटरी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अमेरिका ने $600 मिलियन का हथियार भेजने का बनाया। एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, अभी कुछ देर पहले यूक्रेन ने रेड क्रॉस को अप्रोच किया है। उन्होंने कहा है कि इतनी रशियन सोल्जर्स की बॉडीज़ पड़ी हुई हैं हमारे यहाँ, तो हमसे इनको डिस्पोज ऑफ करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि हम तो युद्ध कर रहे हैं, तो आप आके इनको संभालें। तो इसका इशारा ये है कि अगर हम इनको बेरी कर दें या जो भी ऑनरेबली रिटर्न कर दें, तो दुनिया जो है हमारे पे विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि युद्ध के माहौल में कई बार एग्जैजरेशंस होती हैं। तो रेड क्रॉस को इन्वॉल्व करना अगेन एक बहुत समझदारी की काम है कि रेड क्रॉस को तो कोई डाउट नहीं करेगा। अगर 1000, 2000 या जो भी नंबर है, तो उसका एक और इशारा जो यूक्रेन ने किया है कि देखिए रूस की क्षति बहुत हुई है, ये ना सोचें कि हम ढेर हो गए हैं, रूस भी इसमें नुकसान पे है। ठीक है, विंग कमांडर शर्मा जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि यही बार बार हम ये सवाल रख रहे हैं और बार बार सबसे ज्यादा जरूरी तो यही समझ पाना है, लेकिन क्या ये माने कि इन हालातों में ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि इसकी समाप्ति कब होगी या इसमें अब आगे क्या होगा, क्योंकि हम देखते हैं कल तक जो तस्वीर थी वो अगले दिन बदल जा रही है, तो क्या कह पाना बहुत मुश्किल है? सर देखिए, युद्ध के मामले में आपको 3 बातों पर विशेष ध्यान देना होता है। एक, आपका युद्ध किससे हो रहा है। यूक्रेन एक छोटा कंट्री है, लेकिन उसने सुपर पावर के साथ पंगा लिया है। आप एक बात समझिए कि जब आप इस स्तर पर जाकर युद्ध करते हैं, तो आपके जो युद्ध का माइट है, युद्ध की जो ताकत है आपके देश की, वो सब की सब एक साथ झोंक दी जाती है। लेकिन पहली स्ट्राइक जो रशिया ने की है, उसको समझना होगा। रशिया का कमांडर केजीबी, वहां की जो सीक्रेट एजेंसी है, उसका आदमी रह चुका है। उसने ऑपरेशंस, मिलिट्री ऑपरेशंस में महारत हासिल है। दूसरी तरफ यूक्रेन का राष्ट्रपति एक एक्टर है। आप समझिए इन दोनों में जो फर्क है, उसने जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक न करके सरप्राइज एलिमेंट को एक साथ एडी सिस्टम, जो एयर डिफेंस सिस्टम को क्रिपल कर दिया, वो उस समय, क्योंकि एक एक पॉइंट, एक एक हिस्से पर रशिया कैपेबल था, और उसी तरह से इन्होंने एक युद्ध नीति के तहत, जहां तक असेसमेंट रिपोर्ट कहती है कि युद्ध के अंदर आपको टैक्टिकल
चेंजेस करने पड़ते हैं। स्ट्रेटेजिकल चेंजेस लंबे चलते हैं, लेकिन जब आप टैक्टिकल चेंजेस पर आ जाएं तो उसी यूक्रेन की फोर्सेस ने वहां अपने खुद के पुल उड़ा दिए, और वो ब्रिजेस जो उड़ाए वो इसलिए उड़ाए ताकि कीव की तरफ रशियन सेना बढ़ न पाए।